नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे 12वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला अध्याय। अध्याय का नाम है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल की परिभाषा की अपन बात करते हैं तो मानव भूगोल की परिभाषा किसी एक व्यक्ति ने या एक भूगोल शास्त्री ने नहीं दी है, बहुत सारे भूगोल शास्त्रियों ने दी है। जिन परिभाषाओं में मूलतः निष्कर्ष निकल करके आता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतःक्रियाएं पाई जाती हैं, मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतर संबंध पाया जाता है। इस अंतर संबंध का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से हम परिभाषाओं की चर्चा करते हैं तो वो परिभाषाएं बेशक अलग अलग हो सकती हैं, जैसे वर्डजेल की परिभाषा है, जैसे डिकेन और पीट्स की परिभाषा है, जैसे कुमारी सैंपल की परिभाषा है। उनमें दो शब्द दाएं बाएं से जरूर लेते हुए दो शब्दों का जरूर जिक्र होगा, एक तो प्रकृति, एक मनुष्य, या प्रकृति, या सांस्कृतिक वातावरण या भौतिक वातावरण, या मनुष्य और वातावरण, इनके बीच अंतर सह संबंध पाया जाता है, उसका अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। ये तो थी परिभाषा की बात। परिभाषा से संबंधित इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, उसको थोड़ा सा देख लिया। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। देखिए विद्यार्थियों, जिस तरह से अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से है, भूगोल शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, कृषि विज्ञान का संबंध कृषि से है, उसी तरह से भूगोल का संबंध स्थान से है। यानी उस स्थान पर कौन कौन सी मानवीय क्रियाकलापें, मानवीय घटनाएं घटित हुई, वो कब कैसे घटित हुई, इनका अध्ययन किया जाता है। यानी वो मानवीय क्रियाकलापें हैं, वो कब और क्यों और कैसे घटित हुई, इसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन क्रियाओं के दौरान मनुष्य ने वातावरण के साथ किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया, यानी अनुकूलन स्थापित किया, उसका अध्ययन किया जाता है। यह है मानव भूगोल की प्रकृति। और उसके बाद में अपन बात करते हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। यद्यपि मानव भूगोल में मनुष्य केंद्रीय बिंदु होता है और मानव भूगोल की प्रकृति व्यापक है, लेकिन उसमें से कुछ मूल बिंदु लेते हुए अपन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें मोटे रूप से 6 बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले है जनसंख्या। यानी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सबसे पहला जो बिंदु है वो आता है जनसंख्या। यानी किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या में से कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने जन्म से लेकर के 14 वर्ष तक के लोगों की संख्या है, कितने 15 से लेकर के 59 वर्ष तक के लोगों की संख्या है, और कितने 60 से लेकर के अब तक के लोगों की संख्या है। कहां कितना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, पहले क्या था अब क्या है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में। सबसे पहले आ गया जनसंख्या। जनसंख्या के बाद में आ गया प्राकृतिक संसाधन। देखिए प्रकृति पर सभी जगह प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, बशर्ते वहां तक मनुष्य की पहुंच है तो। और वो प्राकृतिक संसाधन सभी जगह समान रूप से वितरित नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र इस तरह के हैं जहां प्राकृतिक संपदा बहुत अधिक पाई जाती है, बहुत सारे स्थान इस तरह के हैं जहां प्राकृतिक संपदा नहीं पाई जाती। ठीक है ना? कहां कौन कौन सी प्राकृतिक संपदा पाई जाती है, कहां वन है, कहां खनिज है, कहां जल है, कहां उपजाऊ मिट्टी है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मानव भूगोल में। उसके बाद में आता सांस्कृतिक वातावरण। मनुष्य द्वारा निर्मित वातावरण सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है, जिसमें मनुष्य का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और परंपराएं सम्मिलित की जाती हैं। इन सब का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मानव भूगोल में। उसके बाद में है कालिक अनुक्रम।
यानी मानवीय क्रियाकलापों का काल के अनुसार अध्ययन किया जाता है। पहले क्या था, आज क्या है। पहले कौन कौन सी क्रियाएं करता था, अब कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है। पहले और आज की क्रियाओं में क्या बदलाव आया है, क्यों बदलाव आया है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। किसमें, कालिक अनुक्रम पढ़ रहे हैं अपन मानव भूगोल। और उसके बाद में समायोजन व प्रादेशिक संगठन, वही बात आ गई, प्रदेश के अनुसार भिन्नता, और उस भिन्नता में मनुष्य किस तरह से अपने आप को समायोजित करता है। ठीक है ना, ठंडे प्रदेशों में आग जलाकर, गर्म प्रदेशों में मकान बनाकर, समायोजन प्रदेश के अनुसार, और अन्य प्रदेशों से सहसंबंध। और जो प्रदेश हैं, भिन्न भिन्न प्रदेश पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, समुद्र तटीय क्षेत्र, ठीक है ना, उन प्रदेशों से आपसी जो संबंध हैं, उन संबंध के माध्यम से, संबंध के बावजूद मनुष्य जो अंतः क्रिया करता है, उन सब का अध्ययन है किसमें, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में। तीसरा यूनिट हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मानव भूगोल का विकास। देखिए, किसी भी विषय का जो विकास है, वो कोई उसके इतिहास की बात करें तो कोई एक दिन का परिणाम नहीं है। ठीक है ना, यूं नहीं है कोई एक दिन में कोई विषय वस्तु बन करके तैयार हो गया, नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। इसको 3 चरणों में बांटा गया है। एक है प्राचीन काल, एक मध्यम काल और एक आधुनिक काल। प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति प्रेमी हुआ करता था, प्राकृतिक जो चीजें थी उनकी पूजा अर्चना करता था, एक अदृश्य शक्ति की कल्पना करता था जो हमें क्षति पहुंचाए या हमें फायदा पहुंचाए उसको हम भगवान गॉड, क्षति पहुंचाए उसको पिशाच, भूत प्रेत। तो वो जो अदृश्य जो शक्तियां थी, उन शक्तियों की पूजा अर्चना करता था। विभिन्न, यही भूगोल था, विभिन्न प्रदेशों के बीच अंतःक्रियाएं बहुत कम होती थी क्योंकि शिक्षा का अभाव था, वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हो पाए थे, समुद्री यात्राएं थी वो जोखिम भरी हुआ करती थी। तो एक सीमित एरिया यानी एक सीमित क्षेत्र का ही ज्ञान था, सीमित क्षेत्र तक ही व्यक्ति अंतःक्रियाएं कर पाता था। तो प्राचीन काल में आप इतना याद रखें कि प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति प्रेमी था, प्राकृतिक चीजों की पूजा अर्चना करता था, यही भूगोल था। उसके बाद में मध्य काल आया, नौ संचालन संबंधित कुशलताओं का विकास हुआ, समुद्री यात्राएं होने लगी, व्यापारिक विकास के लिए और औपनिवेशिक विकास के लिए लंबी समुद्री यात्राएं होने लग गई, नए नए क्षेत्रों की खोज होने लग गई, नए नए देशों की खोज होने लगी, नए नए प्राकृतिक संपदा से संपन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वो था मध्यकाल। और आधुनिक काल, कहते हैं आधुनिक काल, भूगोल में आधुनिक काल तब आया जब भूगोल में जर्मन भूगोल शास्त्रियों का योगदान रहा। जब से जर्मन भूगोल शास्त्री आए हैं, मानव भूगोल या यूं कहें आधुनिक मानव भूगोल का विकास तभी से हुआ है। और आधुनिक युग में मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं आई। एक तो है नियतिवाद, निश्चयवाद या नियतिवाद, 3 विचारधाराएं आई मानव भूगोल में। निश्चयवादी विचारधारा में क्या चीज बताई गई है, कहता है कि निश्चयवादी जो विचारधारा है इसको नियतिवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो फ्रेडरिक रेटजेल महोदय हैं, कुमारी सैंपुल हैं। रेटजेल महोदय जर्मन है, कुमारी सैंपुल अमेरिकन भूगोल शास्त्री हैं, रेटजेल की शिष्य हैं। वो कहते हैं इसमें मनुष्य गौण है, प्रकृति सर्वसत्ता है। प्रकृति जैसा चाहेगी ना, हमें वैसा रहना पड़ेगा। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारा विनाश कर देगी। ठीक है, गौण कौन है? मनुष्य। प्रमुख कौन है? प्रकृति। नियतिवादी विचारधारा की समर्थक कुमारी शैम्पुल ने तो यहां तक कहा है कि मनुष्य है वो मोम का पुतला है, उसको आकार प्रकृति देती है। आकार कौन देती है? प्रकृति देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके पैर बड़े मजबूत मिलते हैं, क्योंकि दिन भर ऊपर चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना। समुद्र तटों के आसपास रहने वाले लोग या महासागरों के आसपास तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हाथ बड़े मजबूत होते हैं। प्रकृति वहां की, वहां आजीवन जीवन यापन करने के लिए मत्स्य पालन या मछलियों को पकड़ना पड़ेगा, नाव उसको चलानी पड़ेगी और हाथ मजबूत मिलेंगे। तो समुद्र तटों के आसपास रहने वाले लोग हैं उनके भुजाएं मजबूत होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पैर मजबूत होते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो दरमियाना शरीर के मिलते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला कि मनुष्य को आकार किसने दिया? प्रकृति ने दिया। नियतिवादी विचारधारा के समर्थक हैं, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा हमें रहना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारा विनाश करेगी। छेड़छाड़ का तात्पर्य जनसंख्या का बढ़ना, वनों को काटना, खनन कार्य जैसे अब हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है वहां प्रकृति नियंत्रित कर रही है, कैसे न कैसे तरीके से। प्राकृतिक आपदाएं हैं, महामारी हैं, आ जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र चीन है, उसके बाद में भारत है। या छोड़ दीजिए, राष्ट्रों की बात करते हैं अपन। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घने बसे हुए क्षेत्रों में महामारियां फैल रही हैं। निश्चयवादी इसको मानव का प्रकृतिकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मानव का प्रकृतिकरण या नियतिवाद भी कहते हैं। और दूसरी विचारधारा आई, बात कर रहे हैं हम मानव भूगोल में आधुनिक काल की बात कर रहे हैं अपन। दूसरी विचारधारा आई, उसका नाम था संभववाद। कौन सी विचारधारा थी? संभववाद। नियतिवादी विचारधारा के समर्थक है रेडजेल और कुमारी शैम्पुल। संभववादी विचारधारा निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक कहते हैं प्रकृति ही सर्वसत्ता है। नहीं, संभववादी विचारधारा के समर्थक कहते हैं ऐसा नहीं है। प्रकृति तो सिर्फ आपको संभावनाएं व्यक्त करती है। प्रकृति आपको क्या व्यक्त करती है? संभावनाएं व्यक्त करती है। मनुष्य चाहे तो अपने कौशल, विवेक और बुद्धिमत्ता से उसमें काट छांट कर सकता है। कैसे भाई? फिर से सुन ले। संभववादी विचारधारा के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति ही सर्वसत्ता नहीं है। प्रकृति मनुष्य को बाध्य नहीं करती। प्रकृति तो मनुष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त करती है। अगर मनुष्य चाहे तो उसमें काट छांट कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। जैसे निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक तो कहते हैं कि भाई पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ है, उसमें काट छांट नहीं, वहां कृषि नहीं कर सकते। कृषि तो मैदानी क्षेत्रों में कर सकते हो आप, लेकिन वहां पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बना करके कृषि कार्य किया है आज मनुष्य ने, जो क्या है? संभववाद है। निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक तो कहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो मरुस्थलीय, वहां कृषि नहीं होगी। वर्षा विहीन क्षेत्र है वो, और बहुत अधिक तापमान है, वहां कृषि हो ही नहीं सकती। संभववादी विचारधारा के समर्थक कहते हैं नहीं, आप विवेक और कौशलता का परिचय दें तो वहां नहरी जल द्वारा या सिंचाई के अन्य साधनों द्वारा जल आपूर्ति करते हुए मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि कार्य कर सकते हो, जैसे अपने यहाँ हो रही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ पहले मरुस्थलीय क्षेत्र का एक अच्छा उदाहरण था, लेकिन आज कृषि की दृष्टि से उन्नत है वो। पहाड़ी क्षेत्र में जैसे चाय के बागान, आसाम क्षेत्र में देख लो आप, दक्षिण के पठार, उसमें पहाड़ी क्षेत्र में चाय के बागान है। संभववादी विचारधारा के समर्थक कहते हैं कि प्रकृति व्यक्ति के लिए संभावनाएं व्यक्त करती है, मनुष्य उसमें काट छांट, उसमें परिवर्तन कर सकता है। दूसरी विचारधारा के बाद में तीसरी विचारधारा आई, उस विचारधारा का नाम है नव निश्चयवाद। क्या नाम उसका? नव नियतिवाद या नव
निश्चयवाद। अमेरिकी भूगोल शास्त्री ग्रिफिथ टेलर महोदय नवनिश्चयवादी विचारधारा के समर्थक हैं। नियतिवादी, फिर से सुने, नियतिवादी विचारधारा में कहा कि प्रकृति सर्वसत्ता है। संभववादी विचारधारा में कहा नहीं, प्रकृति सर्वसत्ता नहीं है, प्रकृति संभावनाएं व्यक्त करती है। इसके बाद में तीसरी जो विचारधारा है वो विचारधारा है नवनियतिवाद है। कौन सी विचारधारा है? नवनियतिवाद। इस विचारधारा में यह चीज बताई गई है कि न तो प्रकृति सर्वसत्ता है और न ही प्रकृति पर मनुष्य का बस चलता है। कि न तो प्रकृति सर्वसत्ता है और न ही मनुष्य, यानी दोनों हाथों में लड्डू रखने वाली सी बात। जब नियतिवादी विचारधारा के समर्थक ग्रिफिथ टेलर से मिलते हैं तो कहते हैं नहीं, प्रकृति ही सर्वसत्ता है। संभववादी विचारधारा के समर्थक जब निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक ग्रिफिथ टेलर के पास बैठते हैं तो कहते हैं नहीं, हाँ संभावना व्यक्त करते हैं, सर्वसत्ता नहीं है। इनका भी पक्ष लेते हैं और इनका भी पक्ष लेते हैं। इस विचारधारा को समझाने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया और उन्होंने कहा प्रकृति एक व्यस्त सड़क है। प्रकृति क्या है? एक व्यस्त सड़क है, बिजी रोड है प्रकृति, ठीक है ना। उस पर वाहन जा रहे हैं। बिजी रोड का तात्पर्य है मार्ग पर चलने वाले वाहनों की संख्या अधिक होना। व्यस्त सड़क है, ठीक है ना, ये व्यस्त सड़क है। इस सड़क को आप यहां से यहां पार नहीं कर सकते। क्यों? सड़क को क्या बताया उन्होंने? प्रकृति। पार नहीं कर सकते, व्यस्त सड़क है, आप मर जाएंगे। यानी प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो आप मर जाएंगे। कब कहता है? जब नियतिवादी विचारधारा के समर्थक इनके पास बैठे रहते हैं तब। और संभववादी विचारधारा के समर्थक पूछते हैं कि क्या मनुष्य इस प्रकृति को जीत सकता है, इसको, है ना, इस सड़क को पार कर सकता है क्या? तो कहता है हाँ संभावना है। कैसे? थोड़ी देर रुके आप, दाएं और बाएं देखें, आपको कहीं ना कहीं संभावना नजर आएगी और फिर जाए, पार कर लेंगे आप। अन्यथा प्रकृति आपको मार देगी। यानी निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं इस समय। और थोड़ी देर रुकेंगे तो आप इसको पार भी कर सकते हैं। यानी संभववादी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं इस समय। तो नवनिश्चयवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने जो विचारधारा दी, इस विचारधारा को रुको, कहाँ रुको? सड़क पे रुको यार। क्योंकि सड़क क्या है? व्यस्त है। सड़क को क्या नाम दिया उन्होंने? प्रकृति। थोड़ी देर रुको, देखो और फिर जाओ। इसलिए इस विचारधारा को रुको और जाओ सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आज बस इतना ही। कल के टॉपिक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।